एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल स्टडी। इस वीडियो में हम लोग इंटेलिजेंस कवर करने वाले हैं। इंटेलिजेंस का बेसिक्स, डेफिनेशन क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, एंड टू वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। वैसे तो एक और है बट दैट इज़ क्वाइट मोर टिपिकल, तो उसे हम किसी और एक अलग से वीडियो में हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। बट जो मेन थ्योरीज हैं दो, उनके बारे में भी हम आज इस वीडियो में जानेंगे इंटेलिजेंस की। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इंटेलिजेंस मीन्स। इंटेलिजेंस वर्ड जो है वो बना है एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है। आप लोग जानते हैं इंग्लिश के ज़्यादातर वर्ड्स जो है वो लैटिन या ग्रीक लैंग्वेजेस से डिराइव्ड होते हैं। तो इंटेलिजेंस वर्ड जो है वो भी लैटिन वर्ड इंटेलिजियर से डिराइव्ड है और विच मीन्स अंडरस्टैंडिंग। यानी अगर आप कोई चीज़ समझ पा रहे हैं देन यू आर नोन टू बी इंटेलिजेंट। लेकिन इतना सिंपल मीनिंग नहीं होता है इंटेलिजेंस का। इंटेलिजेंस में और बहुत सारी वाइड चीज़ें आती हैं, तब यू आर कॉल्ड एज इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंस जो है वो एबिलिटी होती है टू अक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज। यानी कोई चीज़ आप समझ पा रहे हैं एंड देन यू आर एबल टू अप्लाई इट। आप उस इंफॉर्मेशन का यूज़ भी कर पा रहे हैं इन योर डेली लाइफ, इन योर प्रैक्टिकल लाइफ, तो उसे आप इंटेलिजेंस कहेंगे। अगर आप कोई चीज़ समझ ही नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी इंटेलिजेंस ज़ीरो है। इंटेलिजेंस हर जगह अप्लाई होती है और ये एक छोटे बच्चे से लेकर एक एडल्ट ह्यूमन और फिर उसके बाद ओल्ड पीपल, सब में ये प्रेजेंट होती है। यानी इंटेलिजेंस के बिना किसी भी ह्यूमन बीइंग का सर्वाइवल बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो थोड़े ना थोड़े लेवल पर इंटेलिजेंस सबके अंदर होती है, इट कैन नेवर बी ज़ीरो। उसके बाद व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की जो सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन थी दैट वाज गिवन बाय डेविड बेशलर, और उन्होंने कहा था कि इंटेलिजेंस एक ऐसी कैपेसिटी है जिसकी वजह से हम चीज़ों को अच्छी तरह से सोच समझ सकते हैं और फिर जो हमने सोचा समझा उसके अकॉर्डिंग हम जो भी हमारी एनवायरनमेंट है, जो भी सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग हम रिएक्ट करते हैं चीज़ों पर एंड देन हम अपने एनवायरनमेंट के साथ अच्छे से इंटरैक्ट कर पाते हैं, हर चीज़ का सही से रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, सारी चीज़ें हम सोच समझ पाते हैं। उसे हम उस कैपेसिटी को जिसकी वजह से हम ये सब कर पाते हैं, दैट इज़ इंटेलिजेंस। तो हिज डेफिनेशन से स्टेट्स दैट इट इज़ द ग्लोबल कैपेसिटी टू थिंक रैशनली। यानी आप हर चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। एक्ट पर्पसफुली, जैसी उस समय सिचुएशन की मांग है उस हिसाब से आप एक्ट कर पाते हैं। एंड डील इफेक्टिवली विद द एनवायरनमेंट, मतलब इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हमसे मांगी जा रही हैं, जैसा बिहेवियर हमसे मांग रहा है, डिमांड है उस एनवायरनमेंट की, वैसे ही हम वहाँ पर बिहेव कर पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं, यानी हम इंटेलिजेंट हैं। इंटेलिजेंस में बहुत सारी मेंटल कैपेबिलिटीज़ आती हैं, जिस इंटेलिजेंस की वजह से ही हम सोच समझ पाते हैं, चीज़ों पे तर्क दे पाते हैं कि ये चीज़ ऐसी क्यों है या ऐसी क्यों होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। किसी ऐसी सिचुएशन में मान लीजिए समवन इज हैज़ मेट एन एक्सीडेंट एंड ही इज़ इंजर्ड वेरी बैडली और वो हॉस्पिटल में है। अब आप हॉस्पिटल में हैं तो क्या आप वहाँ पर हाई वॉल्यूम में गाना बजाकर सुनने लगेंगे? नहीं, बिकॉज वो उस कंडीशन की मांग नहीं है, डिमांड नहीं है। तो हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पर ऐसा काम क्यों नहीं करना है। अगर आप इतनी समझ है आपके अंदर देन यू आर इंटेलिजेंट। आप चीज़ों को प्लान कर पाते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। कोई परेशानी आई, कोई भी तरीके का ऑब्स्टेकल आया लाइफ में, तो आप उसको सोच समझकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ पाते हैं, उसका सलूशन निकाल पाते हैं, तो आप इंटेलिजेंट हैं। आप सही से सोच सकते हैं चीज़ों को, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को भी समझ सकते हैं। अब मान लीजिए कोई बच्चा है, अब आप ये सब पढ़ रहे हैं, अगर आप ये सब चीज़ें समझ सकते हैं, एग्ज़ाम में जाकर लिख सकते हैं, अपने आप से आंसर्स क्रिएट कर सकते हैं, इसका मतलब आप इंटेलिजेंट हैं। अगर आपके अंदर इंटेलिजेंस नहीं होगी तो आपको इसमें से एक शब्द भी समझ में नहीं आने वाला है, आपको वर्ड्स ही नहीं समझ आएंगे, आपको यही नहीं पता होगा 1 2 3 4 होता क्या है, ABCD क्या होती है, देन यू विल नॉट बी एबल टू फॉर्म वर्ड्स एंड सेंटेंसेज। तो मीनिंग समझने की बात तो बहुत दूर की है। ठीक है, तो ये सारे
जो चीज़ें, जो एबिलिटीज़ होती हैं, ये सारी आपकी इंटेलिजेंस की वजह से होती है। इंटेलिजेंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहला होता है कि इट इज़ एन इनेट नेचुरल एंडोमेंट ऑफ अ चाइल्ड, यानी ये किसी भी बच्चे के अंदर अपने आप से ही आती है। हमें इंटेलिजेंस एक्सटर्नल वर्ल्ड से सीखना नहीं पड़ता, इसके लिए कोई स्पेशल कोर्स नहीं करना पड़ता, क्लासेस नहीं करनी पड़ती, ना हमारे पेरेंट्स हमें ये चीज़ें सिखाते हैं। इंटेलिजेंस आपके इनबिल्ट होती है। आपके अंदर एक बच्चा पैदा होता है तो वो एक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस लेकर पैदा होता है, और धीरे धीरे विद एज, जैसे जैसे वो उसकी एज बढ़ती है, जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती है, उसके इंटेलिजेंस की भी ग्रोथ होती है। और चाइल्ड की जो इट हेल्प्स द चाइल्ड इन मैक्सिमम लर्निंग इन मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप सीख सकते हैं कम से कम वक्त में, वो आपकी इंटेलिजेंस को डिफाइन करता है। अब जैसे कुछ लोग होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, उन्हें मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट है पर्टिकुलर, चाहे साइंस का चाहे मैथ्स का, तो उन लोग को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। कुछ लोग को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है उस कॉन्सेप्ट को समझने में। यानी जो लोग कम समय में ज़्यादा समझ पा रहे हैं अच्छे से, उनकी इंटेलिजेंस कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी उन बच्चों से जिनको थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है किसी भी चीज़ को समझने में। चाइल्ड इज़ एबल टू फोरसी द फ्यूचर एंड प्लान अकॉर्डिंगली। वो समझ सकता है कि फ्यूचर के बारे में सोच सकता है और चीज़ों को उस हिसाब से प्लान कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, एक हफ्ता आपके एग्ज़ाम्स हैं, उसमें हर एग्ज़ाम के बीच में दो दो दिन का, किसी किसी एग्ज़ाम में एक ही दिन का, किसी एग्ज़ाम में बिल्कुल गैप नहीं है। आप, अगर आपके अंदर इंटेलिजेंस है, अगर आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप चीज़ों को सोच समझ सके, तो आप अपना एक प्लान बना सकते हैं अकॉर्डिंगली कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, जिस सब्जेक्ट में कम गैप है उस सब्जेक्ट को मैं पहले कवर कर लूँगा, और साथ ही साथ जो सब्जेक्ट्स डिफ़िकल्ट हैं उन्हें मैं पहले से पढ़ना स्टार्ट करूँगा, सो दैट आई गेट मोर टाइम टू गिव टू दैट सब्जेक्ट। एंड देन जो ईजी है थोड़ा, उन्हें हम बाद में भी कर सकते हैं। जिन सब्जेक्ट में गैप ज़्यादा है उन्हें हम उनसे 3-4 दिन के गैप में कवर कर सकते हैं अगर वो ईजी है। तो ऐसे आप प्लान कर सकते हैं अपने फ्यूचर को। तो ये आपकी इंटेलिजेंस पे डिपेंड कर सकता है। ऑल्सो पास्ट का भी एक फैक्टर होता है, यानी आपके पास्ट में जो भी चीज़ें होती जा रही हैं उनसे आप क्या लेसन्स ले रहे हैं, क्या चीज़ें सीख रहे हैं, जो आपके एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, उन एक्सपीरियंसेस से आपने क्या सीखा और आगे आपको वो गलतियां नहीं करनी है या वो अच्छा काम और अच्छा करना है। ये सारे आपके एक्सपीरियंसेस भी आप समझ पाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली यू बिहेव इन योर लाइफ। उसके बाद आप फ्यूचर को समझदारी से डील करेंगे, कैसी सिचुएशंस क्या आने वाली हैं आप अच्छी तरीके से प्लान कर पाएंगे। ही डेवलप्स अ सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो आप सही और गलत के बीच का फ़र्क भी समझ पाएंगे। जैसे मैंने हॉस्पिटल वाला एग्जाम्पल दिया, तो वहाँ पर म्यूज़िक बजाना सही नहीं है, इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ एन अनएथिकल बिहेवियर। ठीक है, तो आप सही और गलत के बीच का डिस्क्रिमिनेशन करना सीख पाएंगे। डेवलपमेंटल पीरियड ऑफ इंटेलिजेंस इज फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस। पैदा होते हैं तो आप कोई ना कोई स्मॉल लेवल पर ही सही, बट इंटेलिजेंस आपके अंदर होती है कि आप अपने टॉयज़ पहचान लेते हैं, आप अपने मदर्स को पहचानने लगते हैं, और धीरे धीरे जब आपकी ग्रोथ होती है तो आप हर चीज़ बहुत क्रिस्टल क्लियरली समझने लगते हैं। तो बर्थ से लेकर एडोलेसेंस तक ये पीरियड चलता है जहाँ पर आपकी इंटेलिजेंस ग्रो करती है एक रैपिड लेवल पर। एडोलेसेंस के बाद धीरे धीरे और थोड़ा चेंजेस आते हैं, थोड़ा और ग्रोथ होती है और आप समझदार होते जाते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लाइफ को लेकर सीरियस होते जाते हैं विद एज। बट जो मेजर चेंजेस आते हैं, जो मेजर ग्रोथ होती है, वो इसी पीरियड में होती है। देयर इज़ अ माइनर डिफरेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में थोड़ा लेवल का डिफरेंस होता है। सेम एज में कोई बॉय और गर्ल के बीच में इंटेलिजेंस का डिफरेंस हो सकता है। अब इस पर तो डिबेट भी हो सकती है कि लड़के ज़्यादा समझदार होते हैं या लड़कियाँ, तो उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, बट हाँ थोड़ा डिफरेंस होता है। इंटेलिजेंस जो है वो ज़्यादातर हेरिडिटी से डिफाइन होती है, यानी आपके पेरेंट्स जैसे होंगे, आपके फैमिली बैकग्राउंड में जैसे रहा होगा, उस हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा उनसे भी एक्वायर करते हैं। बट एक सूटेबल एनवायरनमेंट भी चाहिए होता है इसको इम्प्रूव करने के लिए। यानी अगर आप देखिए बचपन से, अगर आपको आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा आपको पढ़ाई की तरफ फोर्स करते रहते हैं, फोर्स इन अ पॉजिटिव सेंस, मतलब आपको इनकरेज करते हैं पढ़ाई के लिए, तो आप ज़्यादा मतलब पढ़ाई में इंटरेस्टेड होंगे, आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। हो सकता है कोई बच्चे को ABCD नहीं आती है बट आपको ABCD पूरी याद है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी एक इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है कि आप कितने इंटेलिजेंट होते हैं और आप कैसे लाइफ में परफॉर्म करते हैं आगे। क्लासिफिकेशन इंटेलिजेंस की तीन तरीकों में बेसिकली हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं इंटेलिजेंस को। पहला होता है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस।
कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस का मतलब कि आप ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स को समझ सकते हैं, लाइफ में फिजिकल वर्ल्ड के बारे में जान सकते हैं. दिस इज़ अ डोर, दिस इज़ अ टेबल, दिस इज़ अ चेयर. यू कैन कॉम्प्रिहेंड ऑल दीज थाट्स, ऑल दीज थिंग्स यू कैन अंडरस्टैंड. वो आता है आपका कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस में, वेर यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड. ठीक है, बेसिकली. तो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू कॉम्प्रिहेंड एक्चुअल सिचुएशन एंड टू रिएक्ट टू देम एक्यूरेटली, एडिक्वेटली. मतलब जो सिचुएशन है, जैसी भी चीज़ें हैं, आप उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं, वो आता है आपका कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस में. ये चीज़ें आती हैं. इंजीनियर्स के पास होती है, मैकेनिक्स, आर्किटेक्ट्स के पास ऐसी. आर्किटेक्ट्स वगैरह का काम क्या होता है, जो भी चीज़ें ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं उनसे जो है हम बिल्डिंग बना सकते हैं. तो वो इंटेलिजेंट हैं, इतनी इनोवेटिव डिज़ाइंस वो बनाते हैं. तो कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस जो है वो इंजीनियर्स, मैकेनिक्स, इन सब में मिलती है. एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, आप वर्ड समझ रहे हैं, आप उन वर्ड से बने सेंटेंसेस समझ पा रहे हैं, सिंबल समझ पा रहे हैं. ठीक है, प्लस माइनस के अंदर डिफरेंस समझ पा रहे हैं, सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, ये डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब समझ पा रहे हैं, जो मैं बोल रही हूँ इसका मतलब समझ पा रहे हैं. इसका मतलब यू हैव अ लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस इन यू. सोशल इंटेलिजेंस होता है हमारी जो भी सोशल सराउंडिंग्स होती हैं, जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, वहाँ की कंडीशंस के हिसाब से हम बिहेव करते हैं. जैसा देश वैसा भेष, ऐसा कहा जाता है. तो वैसे ही हम उसके अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं. हम अगर मैनेज कर पा रहे हैं ये सारी चीज़ें तो हमारे अंदर सोशल इंटेलिजेंस है. अगर हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो वी आर लो ऑन सोशल इंटेलिजेंस. तो ये सोशल इंटेलिजेंस के अंदर आता है. जो लोग अच्छे से मैनेज कर लेते हैं वो लोग और ज़्यादा बेटर कंडीशन में होते हैं, रादर दैन जो अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं. जो नहीं कर पाते हैं वो हमेशा क्रिटिसाइज़ किए जाते हैं. फिर आती है स्पेयरमैन्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं दोनों, जिन जिन जो एक्चुअली इंटेलिजेंस का आधार बताती हैं, क्या होता है इंटेलिजेंस, कैसे होता है. लेकिन दोनों कॉन्ट्राडिक्टिंग हैं. स्पेयरमैन ने कहा था कि इंटेलिजेंस के दो फैक्टर प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बींग्स में. पहला होता है जी फैक्टर, दूसरा होता है एस फैक्टर. जी फैक्टर जो है वो हर इंडिविजुअल में इक्वली प्रेजेंट होता है. यानी वो आपके बीच में या अलग अलग इंडिविजुअल्स के बीच में जो डिफरेंस होता है कि कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कोई कम इंटेलिजेंट है, ये जी फैक्टर के बेसिस पर नहीं, हम एक दूसरे फैक्टर के बेसिस पर पता लगाते हैं. उसकी वजह से होता है, जिसे कहते हैं एस फैक्टर. जी फैक्टर इज़ व्हाट? जनरल एबिलिटी. जनरल मतलब जो सबके अंदर है, सबके अंदर इतनी एबिलिटी तो होती है प्रेजेंट. स्पेसिफिक एबिलिटीज़ क्या होती हैं? जो किसी स्पेसिफिक फील्ड की, किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया से रिलेटेड आपके अंदर एक्सपर्टीज़ है, वो आपकी स्पेसिफिक एबिलिटी होती है. यानी मान लीजिए क्लास में 10 बच्चे हैं, तो 10 में से कोई एक होगा जो मैथ्स जिसकी बहुत अच्छी होगी, जो मैथ्स में बहुत अच्छा करता होगा. कोई एक हो सकता है जो मैथ्स में उतना अच्छा ना हो बट साइंस में ज़्यादा अच्छा हो. कोई हो सकता है किसी को सोशल साइंस में बहुत इंटरेस्ट हो, हिस्ट्री में बहुत पकड़ हो, वो चीज़ों को मेमोराइज बहुत अच्छे से कर पाता हो, तो वो इसकी हिस्ट्री अच्छी हो जाएगी, वो डेट्स याद कर सकता है, इवेंट्स याद रख सकता है. तो हर एक इंडिविजुअल के अंदर अपनी एक कोई स्पेसिफिक एबिलिटी होती है. कोई गाना गा सकता है, हर कोई तो गाना नहीं गा सकता. हर कोई बहुत अच्छी ड्राइंग भी नहीं कर सकता. तो ये सारी क्या हैं? स्पेसिफिक एबिलिटीज़ हैं जो हर किसी के अंदर नहीं मिलती, जो किसी एक इंडिविजुअल के अंदर एंडोड होगी स्पेसिफिकली, वो उसकी स्पेसिफिक एबिलिटीज़ हो गई. तो इंडिविजुअल्स की इंटेलिजेंस में जो डिफरेंस होता है वो इन स्पेसिफिक एबिलिटीज़ की वजह से होता है, क्योंकि किसी के पास ये होती हैं और किसी के पास ये कंपैरेटिवली कम, ज़्यादा या नहीं होती हैं. इसकी वजह से डिफरेंस आता है. जनरल एबिलिटी सबके अंदर सेम अमाउंट में प्रेजेंट होती है. तो जी फैक्टर इज़ द जनरल एबिलिटी एंड एस इज़ द स्पेसिफिक एबिलिटी. लेकिन टू फैक्टर थ्योरी का मतलब, टू फैक्टर थ्योरी नाम है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे. जैसे इस डायग्राम में भी दिख रहा है कि एक जी फैक्टर है बट S1, S2, S3, S4 ये सारी क्या हैं? स्पेसिफिक एबिलिटीज़ हैं. तो यानी जनरल इंटेलिजेंस सबके अंदर है, लेकिन बाकी चीज़ों की स्पेसिफिक एबिलिटीज़ जिसके अंदर जितनी होंगी उस हिसाब से उसकी इंटेलिजेंस हम कैलकुलेट करते हैं. अब इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जी फैक्टर सबके अंदर इनबिल्ट होता है व्हेन दे आर बॉर्न, बट स्पेसिफिक एबिलिटीज़ हम जब सीखते हैं उन्हें,
हमें सीखना पड़ता है। कोई म्यूज़िक सीखता है, कोई किसी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है तो वो उस स्पोर्ट्स को सीखता है। कोई साइंस में अच्छा है तो उसने साइंस सीखी है, पढ़ी है अच्छे से, इसलिए उसके अंदर वो एबिलिटी होती है। बट जनरल एबिलिटी सबके अंदर होती है, वो सीखनी नहीं पड़ती, कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं होती। ठीक है, तो यही होता है स्पेयरमैन टू फैक्टर थ्योरी का बेसिक इन्फॉर्मेशन इतना ही है। तो ये फॉर्मूला दिया हुआ है कि इंटेलिजेंस जो है वो किसी की जनरल एबिलिटी तो सब में होती है, लेकिन स्पेसिफिक एबिलिटीज़ जो होती हैं वो जब एडअप होती हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। किसी के अंदर हो सकता है S1 ज़्यादा हो, S2 कम हो, किसी के अंदर S2 ज़्यादा हो, S3 भी हो, उस सब पहले के अंदर S3 नहीं है तो S3 का डिफरेंस आ जाएगा, यानी अलग अलग एबिलिटीज़ का डिफरेंस आ जाएगा। थर्स्टोन की थ्योरी, थर्स्टोन ने क्या कहा, इन्होंने 1938 के आसपास ये थ्योरी दी थी। इन्होंने कहा नहीं, स्पेयरमैन भाई साहब गलत कह रहे हैं। उन्होंने बताया कि दो फैक्टर होते हैं जिसमें जनरल एबिलिटी फिक्स होती है और स्पेसिफिक एबिलिटी डिफर करती है, वैरी करती है, सब में अकॉर्डिंगली प्रेजेंट होती है। इन्होंने कहा नहीं, देखो ऐसा कुछ नहीं होता। इन्होंने कहा देखो 7 जो है वो एबिलिटीज़ होती हैं, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर इन 7 एबिलिटीज़ का अलग अलग लेवल प्रेजेंट होता है, सबके अंदर होती ही होती हैं ये। ठीक है, इन्होंने फिक्स बताया। वहाँ पर क्या था कि कुछ स्पेसिफिक एबिलिटीज़ किसी के अंदर हो सकती हैं, किसी के अंदर बिल्कुल भी नहीं हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा कि देखो 7 एबिलिटीज़ हैं और सबके अंदर ये 7 एबिलिटीज़ जो है वो अलग अलग अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। किसी के पास हो सकता है परसेप्चुअल स्पीड ज़्यादा हो तो उसकी वर्बल रिलेशंस कम हो। तो यहाँ पर ये 7 एबिलिटीज़ दी हुई हैं, विच इज़ स्पेस, परसेप्चुअल स्पीड, नंबर फैसिलिटी, वर्बल रिलेशंस, वर्ड फ्लुएंसी, मेमोरी एंड इंडक्शन। ये सातों एबिलिटीज़ सब के अंदर प्रेजेंट होती हैं और इनकी अलग अलग लेवल पर प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से डिफरेंस आता है। किसी में कोई चीज़ ज़्यादा हो सकती है, किसी में कोई खूबी कम हो सकती है। अब ये क्या होती हैं, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है, आप वर्ड्स समझ पा रहे हैं, बोलना लिखना जानते हैं, समझ सकते हैं। अगर कहीं पर कोई वर्ड लिखा है, फॉर एग्जांपल साइंस लिखा है, तो आप उसको पढ़ के समझ सकते हैं इसका मीनिंग क्या है। तुरंत आपको क्लिक करेगा व्हाट इज़ साइंस, व्हाट इज़ बायोलॉजी, व्हाट इज़ मैथ्स। ठीक है, या कोई भी वर्ड लिखा हुआ है, आप बोल भी पा रहे हैं, आप रीड कर पा रहे हैं चीज़ों को। कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर वर्ड्स इन्वॉल्व हैं, वर्बल, रिटन, ग्रामर, वोकेबुलरी, सिंटेक्स, और ये आपकी एबिलिटी होती है टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज़, तो ये वर्बल कॉम्प्रिहेंशन में आता है। कोई ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है, कोई कम। किसी की रीडिंग बहुत अच्छी होती है, किसी की रीडिंग थोड़ी पुअर होती है, प्रोनाउंसिएशन पुअर होता है। तो ये वर्बल कॉम्प्रिहेंशन की वजह से ये डिफरेंसेस आ सकते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी, नंबर्स को समझ सकना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स, सिंप्लीफिकेशंस, ये सारी चीज़ें, बेसिक अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, न्यूमेरिकल रीजनिंग, ये सारी चीज़ें आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी में आती हैं। तो जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, जहाँ पर हम आपके नंबर से रिलेटेड आपकी नॉलेज को टेस्ट करते हैं, वहाँ पर न्यूमेरिकल एबिलिटी अप्लाई होती है। जो जिसके अंदर ये एबिलिटी ज़्यादा होती है वो क्वांट्स में ज़्यादा अच्छा होता है, जिसके अंदर कम होती है वो क्वांट्स में थोड़ा लो होता है। स्पेशल एबिलिटी होती है, आप स्पेस में दिख रही चीज़ों को समझ पा रहे हैं, यानी आपके सामने अगर टेबल है तो आप समझ पा रहे हैं दिस इज़ अ टेबल, दिस इज़ केप्ट लाइक दैट। पेन है आपके हाथ में तो आप वो भी समझ पा रहे हैं। तो स्पेस में जितनी भी चीज़ें हैं अगर आप उनको समझ पा रहे हैं तो दिस इज़ योर स्पेशल नॉलेज। परसेप्चुअल स्पीड का मतलब क्या होता है कि आपके इन्वायरमेंट में जो चीज़ें हैं आप उसको जितनी स्पीड में समझ सकते हैं उतने ही अच्छे से आप उस चीज़ पे रिएक्ट कर पाएंगे। मान लीजिए आपने देखा कि फॉर एग्जांपल आप कहीं बैठे हैं और आपने देखा सांप आ रहा है, वहाँ पे स्नेक आ रहा है। ठीक है, अब आप जितना जल्दी इस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर पाएंगे कि स्नेक इज़ कमिंग, उतनी जल्दी आप उस जगह से उठ के हट जाएंगे, वरना तो क्या होगा, आपको काट लेगा सांप। या बंदर आ गए तो आप उस हिसाब से रिएक्ट करेंगे सिचुएशन में। तो जितनी जल्दी आप किसी स्टिमुलाई को इंटरप्रेट करके समझ सकते हैं, जितनी स्पीड में, उतना ही अच्छा आप उस पर रिएक्शन दे पाएंगे, उतना ही वो बेनिफिशियल आपके लिए होगा। तो ये आपकी परसेप्चुअल स्पीड होती है, चीज़ों को समझ पाने की स्पीड। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, आप पैटर्न समझ पाते हैं, इंफॉर्मेशन के बीच में रिलेशनशिप निकाल पाते हैं। कोई चीज़ आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस को आप अपने फ्यूचर में या प्रेजेंट की सिचुएशन में कनेक्ट करके आप समझ पा रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में मुझे लास्ट टाइम कैसा मैंने किया था तो अब मुझे कैसा करना है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम आपने कोई एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया एंड यू फेल्ड इन दैट।
ठीक है, आप पास नहीं कर पाए, तो नाउ यू नो कि व्हाट मिस्टेक्स यू डू नॉट हैव टू डू। दिस टाइम आप अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को समझ पाएंगे, करेक्ट कर पाएंगे कि मैंने वहाँ पर क्या गलतियाँ की थी जो मुझे इस बार नहीं करनी है, और आप फिर अपनी कमियों को समझ के उस हिसाब से प्रिपेयर करके इस बार मे बी यू गेट बेटर मार्क्स इन योर एग्जाम्स। ये आपकी इंडक्टिव रीजनिंग हो गई, जहाँ पर आप चीज़ों के पैटर्न को समझ पा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन के बीच में एक लिंक कर पा रहे हैं। मेमोरी क्या होती है? चीज़ों को याद रख पाना। आपने एक्सपीरियंस से अपने जो है वो आपके प्रेजेंट में परफॉर्मेंस को अपनी बेटर किया, तो कैसे किया? क्योंकि आपको अपना पास्ट एक्सपीरियंस याद था, आपकी मेमोरी में फिक्स था। तो जितना ज़्यादा आप चीज़ों को याद रखने की एबिलिटी भी लोगों के अंदर, किसी के अंदर कम होती है, किसी के अंदर ज़्यादा होती है। लोगों को भूलने की बीमारी हो जाती है, उनके अंदर मेमोरी एबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये अलग अलग लेवल पर सबके अंदर प्रेजेंट होती है। कोई बहुत ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को याद रख सकता है, उसकी हिस्ट्री में उसकी काफ़ी अच्छी पकड़ हो सकती है, बिकॉज वो डेट्स याद रख सकता है, इवेंट्स याद रख सकता है। कोई इतना नहीं रख सकता, तो उसके लिए मेमोरी की प्रॉब्लम होती है थोड़ा, वो नहीं हिस्ट्री में इतना अच्छा होगा। वर्ड फ्लुएंसी, आप बोल अच्छे से सकते हैं, आप समझ अच्छे से सकते हैं, आपको अपने आप ही एक फ्लुएंट वे में आप किसी लैंग्वेज को बोल पा रहे हैं। अब ये अलग अलग लैंग्वेज, जो जिसकी जो भी मदर टंग होती है, जिसको जो भी लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती होती है, उसमें उसकी फ्लुएंसी होती ही होती है। तो आपको सोचना नहीं पड़ता कि अब जैसे मैं कोई सेंटेंस बोल रही हूँ तो मुझे ये सोचना थोड़ी पड़ेगा कि इसके बाद से आएगा या इसके बाद क्या आएगा, मैं बोल दूंगी और वो एकदम करेक्ट होगा, वो गलत भी नहीं होगा। तो ये एक फ्लुएंसी है। तो कुछ लोग बहुत अच्छे से बोलना जानते हैं, किसी की स्पीकिंग एबिलिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, किसी की कम होती हैं। तो ये लैंग्वेज से रिलेटेड आपकी नॉलेज होती है। ये था थर्ड स्टोन का स्टोरी। अब एक जनरल टर्म हमने अपनी जनरल लाइफ में बहुत बार सुना होगा, आईक्यू। लोग कहते हैं तुम्हारे आईक्यू बहुत कम है, आईक्यू बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या होता है? आईक्यू एक मेजर होता है जिसके बेसिस पर हम किसी की इंटेलिजेंस को जज करते हैं, किसी की इंटेलिजेंस को मेजर कर सकते हैं। उसका एक टूल होता है आईक्यू, विच इज़ नोन एज इंटेलिजेंस क्वेश्चन। तो इट इज़ अ मेजर ऑफ अ पर्सनस रीजनिंग एबिलिटी। कोई कितना इंटेलिजेंट है, कोई कम इंटेलिजेंट है, वो हम उसकी आईक्यू के बेसिस पर जज कर सकते हैं। तो आईक्यू इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द क्रोनोलॉजिकल एज बाय द मेंटल एज बाय द क्रोनोलॉजिकल एज। मेंटल एज मतलब आप में भी आपकी जो प्रेजेंट एज है वो 4 साल है, बट आप इतने ज़्यादा समझदार हैं कि आप वो क्वेश्चंस भी सॉल्व कर ले रहे हैं जो एक 8 साल का बच्चा कर सकता है। ठीक है, मान लीजिए आप सेकंड क्लास में पढ़ते हैं, बट आप फोर्थ क्लास के भी क्वेश्चंस प्रॉब्लम सॉल्व कर ले रहे हैं। तो आपकी मेंटल एज तो क्या होगी? उस फोर्थ क्लास के बच्चे के बराबर होगी, बट एक्चुअल में आपकी एज क्या है? सेकंड क्लास के बच्चे के बराबर। तो वो आपकी इंटेलिजेंस, इसके अकॉर्डिंग हम जो है वो परसेंटेज में आपकी इंटेलिजेंस क्वोशंट निकालते हैं। अगर किसी का इंटेलिजेंस क्वोशंट 130 के ऊपर है तो वो बहुत वेरी सुपीरियर कैटेगरी में होता है, यानी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। 121 टू 130 सुपीरियर, और अकॉर्डिंगली ऐसे ही ये टेबल में वैल्यूज़ आप रख के और कैटेगरी जान सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आपकी इंटेलिजेंस आती है। वैसे तो मतलब अब ये इस पर काफ़ी विवाद हुआ था कि ये सही है या गलत मेथड है, क्या है, बट है यही जनरल एक फॉर्मूला है इंटेलिजेंस क्वोशंट का जो आया था सबसे पहले। उसके बाद और भी थोड़ा चेंजेस हुए, टेस्ट और भी बने, तो इसमें चेंजेस भी लाए गए, बट दिस इज़ द बेसिक मेथड, बेसिक फॉर्मूला ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशंट। यही है बेसिक आइडिया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आप लोग को ये इंटेलिजेंस का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम गए नहीं, बट हाँ, लेकिन ऊपर ऊपर से जितना हमें समझना चाहिए था जनरली उतना हमने समझ लिया है। इंटेलिजेंस होती क्या है, क्या इसकी मीनिंग है, क्या इसकी थ्योरीज़ है, कैसे ये सब में डिफ़र कर सकती है, किसी के अंदर क्यों ज़्यादा होती है, क्यों कम होती है, ये सारी चीज़ें हमने जान ली। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो, ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।